हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशन में। मैं इसमें आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूं और ये वीडियो सीरीज का 7वां लेसन है, 7वां जो है लेक्चर है। इससे पहले मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं देने वाला हूँ। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास करें। नहीं आता है तो मैं बता रहा हूं और इनको आप नोट करते चलें, इनको तैयार करते चलें। मैंने शुरू में ही क्लियर किया था कि ये जो वीडियोस हैं हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, चाहे एसएससी की तैयारी हो या फिर बीईओ का एग्ज़ाम हो या फिर इवन पीसीएस का हो और ये टेट सुपर टेट, जहाँ भी आपका पर्यावरण पारिस्थितिकी विषय होता है वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, इसको तैयार करें। तो पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, अब तक आपने टिक भी कर लिया होगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस वर्ष कानून बनाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बस्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों के आसपास शोर करने पर रोक लगा दी गई थी? ये नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए लिया गया एक्शन था। आपको पता होगा कि रात में 10 बजे के बाद डीजे बजाना गैर कानूनी होता है और अगर ऐसा करते पाया गया तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान है। तो ये किस वर्ष का है ये आपको बताना है। लगा लिया? ओके, मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर है बी। 2010 में ये कानून लगाया गया था कि रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक बस्तियों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास शोर पर रोक लगा दी गई, अर्थात डीजे और लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, किसी तरह का अनावश्यक शोर नहीं होगा। मृदा प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? अब जानते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन भी हमारे इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि हमारा इंडिया कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग हमारी 60 से 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो सॉइल पॉल्यूशन होने से, मृदा प्रदूषण होने से हमारे लिए बहुत संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड की स्थापना की गई। वो कौन सा वर्ष है वो आपको बताना है। कर लिया होगा आपने अब तक। तो इसका सही आंसर है 1953। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? बंजर भूमि, जिसको ऊसर भी कहते हैं, अनफर्टाइल लैंड, बैरन लैंड भी कह सकते हैं, इंग्लिश में बैरन लैंड कहते हैं। तो कितने प्रतिशत है? तो इसमें जो सही आंसर है ये 5% इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, 5%। क्षारीय मृदा में किन तत्वों का अभाव रहता है? क्षारीय मृदा जो होती है उनमें किन तत्वों का अभाव रहता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सही है। ठीक है, क्षारीय मृदा अल्केलाइन जो लैंड होती है, अल्केलाइन सॉइल होती है, वो उसमें किनकी कमी होती है बताया गया। तो कैल्शियम और नाइट्रोजन, ये दोनों की कमी होती है। बी और सी दोनों सही है। मैं क्षारीय मृदा के बारे में आपको कुछ बताऊं तो आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। जो क्षारीय मृदा होती है वो उसका पीएच मान 7 से कम, 7 से ज़्यादा होता है। देखिए आपने जो है साइंस में जो है पढ़ा होगा अम्ल और क्षार, तो उसी से अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी होता है और इस पे भी कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अम्ल और क्षार, जिसको खार भी कहते हैं देहाती भाषा में, खार का मतलब नमकीन है ना। तो ये जो क्षार होता है नमकीन होता है, अम्ल थोड़ा सा खट्टा होता है, जिसे एसिटिक एसिड कहते हैं। तो अम्ल का मतलब है जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा, 7 से माइनस रहेगा, और क्षार का जो है पीएच मान वो 7 से अधिक होता है। पीएच मान क्या है? ये एक साइंटिफिक जो है टर्म है, इसको आप साइंस में समझे होंगे, नहीं तो सिर्फ इतना समझिए कि एक फार्मूला है अम्ल और क्षार को जांचने का। तो अगर मिट्टी का जो पीएच मान है 7 से ज़्यादा है, अगर 7 से प्लस है, तब तो वो कैसी मिट्टी होती है? वो होती है क्षारीय मृदा होती है। और अगर उसका जो है पीएच मान 7 से कम है तो वो होती है अम्लीय मृदा। और एक बात बताएं, जो क्षारीय मृदा जिसकी यहाँ बात कर रहे हैं हम, जो क्षारीय मृदा होती है इसमें सोडियम और पोटेशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? सोडियम और पोटेशियम की अधिकता होती है। और कमी किसकी होती है? कैल्शियम और नाइट्रोजन की। क्षारीय मृदा
को हम अगर सुधारना चाहें तो क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम आपने सुना होगा। क्षारीय मृदा एक तरह की ऊसर भूमि है और ये कंकरीली भूमि भी होती है। इसकी थोड़ी सी एक तस्वीर मैंने रखी थी आपको दिखाने के लिए। इस टाइप की मृदा को क्षारीय मृदा कहते हैं और इसमें थोड़ा सा कंकड़ पत्थर भी होते हैं। इसको हम जिप्सम मिला करके और इसमें हम पायरेट, जिप्सम और पायरेट दो चीज़ों को मिलाने की बात कही जाती है। इनको मिला करके हम इसको उर्वर यानी फर्टाइल बना सकते हैं। और ये जो है इसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, काफ़ी ये कठोर और सख्त होती है। मैंने पहले बताया कंकड़ पत्थर होते हैं, तो ये क्षारीय मृदा होती है। और एक बात, क्षारीय मृदा में जो है बताया जाता है गेहूं और जो धान है इसके फसल चक्र को जो है अल्टरनेटली अपना करके इसको सुधारा जा सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ कही जाती है कि इसके सुधार के लिए हमें हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, ढैंचे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब कुछ क्षारीय मृदा के बारे में मैंने आपको बताया। जैसा कि आपके इस प्रश्न में था, क्षारीय मृदा में कमी किसकी होती है? कैल्शियम, नाइट्रोजन की अधिकता किसकी होती है? अगर आप पूछता है तो सोडियम और पोटेशियम। आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ मैंने दिया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। पीट एवं दलदलीय मृदाएं किस स्वभाव की होती हैं? देखिए, पीट एवं दलदलीय मृदाएं पूछा है किस स्वभाव की होती हैं? अम्लीय, क्षारीय, कुछ अम्लीय कुछ क्षारीय। तो इसको मैं बता दूं, इसका आंसर है अम्लीय। और इसके बारे में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसको जानना कि ये है क्या। देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए नोट किया हुआ है पीट मिट्टियां क्या हैं। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी आर्द्र क्षेत्रों में अधिक जैव पदार्थों के संचालन से बनती है। ठीक है, इसमें जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। ये मिट्टियां वर्षा ऋतु जल में डूब जाती हैं, मतलब जब वर्षा ऋतु में जल से डूब जाती हैं, जल में भीगी रहती हैं, इनके ऊपर पानी भरा रहता है। बाद में इन पर चावल की खेती की जाती है। ये काली, भूरी और अति अम्लीय होती है। देखिए, अम्लीय लिखा है यहाँ पे, काली, भारी और अति अम्लीय होती हैं पीट मिट्टियां। इनमें लवण और जैव पदार्थों की अधिकता होती है, परंतु फास्फेट और पोटास की कमी होती है। फास्फेट, पोटास की इसमें कमी होती है पीट मिट्टियों में। और ये मुख्यतः केरल और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो पीट मिट्टियों के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं। खासकर ये चीज़ की कहाँ पाई जाती है? केरल और तमिलनाडु एरिया में ये पाई जाती हैं। दलदली मिट्टियाँ क्या है? ये अम्लीय, ये भी अम्लीय। देखिए, अम्लीय यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी अम्लीय है, तो वहाँ पे आपका ये देखिए अम्लीय दोनों में। ये इसमें भी 40 से 50% जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। जल क्रांति व अवायु दशाओं में इनका निर्माण होता है। इनमें फेरस आयरन होने के कारण इनका रंग नीला हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियां मिलती हैं। तो दलदली क्षेत्र में मैंने आपको मैंग्रोव के बारे में पढ़ाया था, आई थिंक लेक्चर 1 या 2 में, कि दलदली और जहाँ से जल भरा होता है तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो वही दलदली मिट्टियाँ हैं। तो दलदली और जो पीट मिट्टियाँ हैं, ये दोनों किस नेचर की हैं? तो ये दोनों अम्लीय मिट्टियाँ, एसिडिक ये जो है सॉइल होती हैं। ये आपको जानना है। बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी उसको आप इसमें नोट कर सकते हैं, वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप आंसर टिक करिए, तो मैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग में चलता हूँ। इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या जो होती है वो होती है 16। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसका भी कलेक्शन मैंने किया हुआ है। ये देखिए, कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। फिर ये तो हो गए। अब इसके बाद यहाँ कुछ और चीजें ध्यान दीजिए। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं, ये हवा और जल से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें हमें उर्वरक के रूप में देने की जरूरत नहीं होती। ये 3 चीजें, जाहिर सी बात है भाई, हाइड्रोजन तो 78% हमारे जो है इन्वायरमेंट में है। कार्बन, ऑक्सीजन, ये हम तीनों हवा से पौधे ले लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधों की काफी मात्रा में जरूरत होती है। इन्हें प्रमुख पोषक तत्व कहते हैं। खास बात रखिएगा, NPK जिनको बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 3 होते हैं, ये प्रमुख पोषक तत्व माने जाते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, ये जो तीनों हैं, इनको पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। इन्हें गौड़ या द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। तो ये भी नोट कर सकते हैं कि गौड़ या द्वितीयक पोषक तत्व किसे कहते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक को। इसके बाद लोहा, जस्ता,
मैग्नीज, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन तत्वों की पौधों को काफी मात्रा में, काफी कम मात्रा में, यहाँ कम ने लिखा है, काफी कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो ये सब आप नोट कर सकते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि में उर्वरकों का यानी एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का संतुलित अनुपात क्या होता है? ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिए। सही जो अनुपात होता है वो होता है, क्या होता है लगाइए आप, वो होता है 4:1। ये सही आंसर है। मृदा संगठन में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है? ह्यूमस को कहते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं, जैविक पदार्थ जो सड़े गले हरी खाद, जैसे पांस अगर आप जानते हो, तो जो वनस्पतियों के सड़ने गलने से जो एक पदार्थ बनता है उसको ह्यूमस कहते हैं, और ये जो होता है 5 से 10%। भारत में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र क्या है? अवनालिका अपर्दन क्या है? इसको गली इरोजन भी कहते हैं। इसको भी आपने चंबल वाले क्षेत्र में देखा होगा, यानी नाली की नाली बन जाती है। मैं इसकी भी आपको फोटो दिखा देता हूं। ये देखिए, इसको कहते हैं, ये है आपका अवनालिका अपर्दन। तो इस तरह से जो नाली नाली बनती चली जाती है पानी के साथ, तो यही होता है गली, इसको गली इरोजन कहते हैं। और अवनालिका, नाली बनाती हुई जो मिट्टी का कटाव होता है उसी को कहते हैं अवनालिका अपर्दन। और ये चंबल नदी, चंबल इसको बीहड़ भी बोलते हैं, चंबल का बीहड़ आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है। तो ये चंबल नदी के बाह्य क्षेत्र में ये अपर्दन पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस आज से इसको आप आई थिंक भूलेंगे नहीं। तो अवनालिका अपर्दन कहाँ? चंबल नदी के बाह्य क्षेत्र में पाया जाता है। रेंगती मृत्यु, क्रीपिंग डेथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रीपिंग डेथ किसे कहते हैं? जल प्रदूषण को, जैवनाशी रसायन को, रासायनिक उर्वरकों को, इनमें से सभी को। क्रीपिंग डेथ का मतलब होता है रेंगती हुई मृत्यु, जो रेंगती रेंगती हमें खत्म कर देती है। जैवनाशी रसायन, जो हमारे फसलों के उत्पादन में जो केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, जैवनाशी रसायन, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो रसायन प्रयोग किए जाते हैं, वो फसलों के माध्यम से, फलों के माध्यम से क्रीपिंग करते हुए रेंगते रेंगते हम तक पहुंच जाता है, इंसानों तक पहुंच जाता है, जानवरों तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में काम करते करते वो हमें ख़त्म कर देता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं जैवनाशी, इसीलिए हम इसे क्रीपिंग डेथ कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा सा कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, इनको रटना है, आपको नहीं पता तो नोट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ रखे हैं। मृदा से आर्सेनिक को अवशोषित करने वाला पौधा कौन सा है? आर्सेनिक जो एक तरह का प्रदूषक है, उसे खत्म कर देता है एक पौधा, इनमें से कोई आप बताइए कौन सा है? इसका सही आंसर है फर्न। एल्यूमिनियम को मृदा से दूर करने वाला पादप, एल्यूमिनियम अगर मिट्टी में है और एक पौधा लगा दीजिए तो वो एल्यूमिनियम को ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, तो वो पौधे का नाम क्या है? एल्यूमिनियम। ये है हाइड्रेंजिया, एक पादप है हाइड्रेंजिया, ये एल्यूमिनियम को खत्म कर देता है। सीसा, जिंक आदि भारी धातुओं को मृदा से दूर करने वाला पादप कौन सा पादप है जो सक्षम होता है? सीसा, जिंक आदि भारी धातुओं को मृदा से खींच करके खत्म कर देता है, ये बताना है आपको। इसका आंसर है सूर्यमुखी। कार्बनिक प्रदूषकों को 95% तक दूर करने में सहायक पादप है, जो कार्बनिक प्रदूषक है उनको 95% तक खत्म कर देता है। ये एक ऐसा पौधा, उस पौधे का आपको नाम बताना है। क्या आपको पता है वो पौधा कौन सा है? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ, वो है पॉपुलर। कैडमियम, निकेल, सीसा एवं डीजल ईंधन से प्रदूषित क्षेत्र नियंत्रण में उपयोगी पादप है। अगर कैडमियम, निकेल, सीसा या डीजल ईंधन से प्रदूषित कोई क्षेत्र है, कोई मृदा है, तो वहां पे कौन सा पेड़ लगाया जाए, कौन सा पौधा लगाया जाए ताकि ये प्रदूषित चीजें खत्म हो जाएं? तो इनमें से एक पादप है जो इन चीजों को खत्म करता है। आप क्या उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ, वो है व्हाइट विलो। ये एक पौधा व्हाइट विलो जो इन प्रदूषकों को खत्म करता है। आर्द्र एवं दलदलीय भूमियों से सीसा, मरकरी, क्रोमियम आदि को दूर करने में सक्षम पादप है। आर्द्र एवं दलदली भूमियों में अगर ये प्रदूषक हैं तो वहाँ पे कौन सा पेड़ लगाया जाए ताकि ये खत्म हो सके? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, इनमें से एक सही है, लगाइए कौन सही है। ओके, इसका सही आंसर है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक पौधा है
जो काफ़ी फेमस है अपने इंडिया में भी। तो ब्राह्मी पौधा लगाने से ये प्रदूषक खत्म हो जाते हैं। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ होता है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात की जा रही है, कहाँ होता है ये बताना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में है। इसका सही आंसर है, जी हाँ, इसका सही आंसर है केरल। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण को मापते कैसे हैं? फ्लक्स में, रोंटजन में, एम्पियर में या वॉट में? तो आई थिंक ये दोनों आप जानते होंगे, फ्लक्स और रोंटजन में कंफ्यूजन होगी। तो सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, रोंटजन। याद रखिए, कई बार पूछा गया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप सही करेंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जी हाँ, ये है कर्नाटक में। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भितरकनिका उद्यान भी काफी फेमस है। किसके लिए फेमस है मैं बताऊं आपको? तो भितरकनिका घड़ियाल के लिए काफी फेमस है। यहाँ घड़ियाल बहुत पाए जाते हैं। आई थिंक अब आप इसको गैस कर पाएंगे। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है ओडिशा में। तो ये वीडियो इतना ही है। इसके बाद अगले में मैं आपको बता देता हूं कि आप राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान पे मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं, जो अगले वीडियो में मैं दूंगा। इन सबको आप रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, इनको नोट करते चलिए। PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप वाकई दिल से तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चन की वैल्यू समझ सकते हैं। और इनको बनाने में मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसकी एवज में आप मुझे सिर्फ एक लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि उससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको गुड लक। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।